on foreign powers गोला बारूद, हथियार, बंदूक, तोप इत्यादि को प्राप्त करने के लिए वे विदेशी शक्तियों पर निर्भर थे। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे, जिस काल में मराठों की शक्ति का उदय और विकास हो रहा था, जिस काल में मराठों की शक्ति का उदय और विकास हो रहा था, उस काल में मुगल शक्ति पतनोन्मुख थी। अब यहां पर दो बातें हैं। In early part of 18th century, rise of Maratha power witnessed and decline of Mughal power also witnessed. मतलब एक तरफ मराठा शक्ति का उदय हो रहा है, दूसरी तरफ मुगल शक्ति का पतन हो रहा है। परंतु जिन सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक विशेषताओं के कारण मुगलों का पतन हो रहा था, वे मराठों में भी विद्यमान थे। परंतु जिन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विशेषताओं के कारण मुगलों का पतन हुआ था, वे विशेषताएं मराठों में भी विद्यमान थी। बट all demerits of Mughal polity, administration, society and economy also presented in Marathas. वे सारी कमियां जिनके कारण मुगलों का पतन हुआ, वे मराठों में भी विद्यमान थे। अर्थात मराठों का जो विकास था, मराठों का जो तेजी से उदय हुआ था, वह आंतरिक रूप में शक्तिशाली नहीं था। जैसे ही इन्हें एक प्रतिरोध मिलेगा, ये समाप्त हो जाएंगे। अभी उनका उदय इसलिए हो रहा है क्योंकि मुगलों का पतन हो गया है, क्योंकि मराठों का विरोध करने वाला कोई नहीं है। अभी जैसे ही यूरोपियन शक्तियां आती हैं, वैसे ही इनका जो चैलेंज था, इनका जो क्लेम था, वो समाप्त हो गया। क्लेम क्या था? मुगलों का स्थान लेना। जिस समय में मुगलों का पतन हो रहा था, उस समय में मराठों का विकास हो रहा था, अर्थात ये मुगलों का स्थान लेना चाहते थे। इसलिए इन्हें मुगल राजनीति, प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का एक आदर्श विकल्प देना चाहिए था। लेकिन मराठा मुगलों का एक आदर्श विकल्प दे पाने में असफल रहे।
मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? ये मराठों की कमजोरी है। एक छोटे से पॉइंट में इस बात को नोट कर लीजिएगा कि मराठे मुगल राजनीति, प्रशासन, समाज व अर्थव्यवस्था का एक आदर्श विकल्प दे पाने में विफल रहे हैं। मराठाज फेल्ड टू गिव एन आइडियल alternative of Mughal polity, administration, society and economy. इसके अतिरिक्त आपको क्या लिखना है, तो कंपैरेटिव रूप में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको फर्स्ट क्लास से आपको डिराइव करना है कि अंग्रेजों की तुलनात्मक श्रेष्ठता क्या है ना? अंग्रेजों की तुलनात्मक श्रेष्ठता। English superiority in comparison of Marathas. In comparison of Indian political powers. ये पहले से ही बताया हुआ है हमने। सबसे पहली चीज क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद। हम लोग विभाजित थे, वहां पर राष्ट्रवाद था, अर्थात नेशनलिज्म। इससे क्या होगा? एकता की भावना है। दूसरा, योग्य नेतृत्व, एबल लीडरशिप है। योग्य सेनापतित्व, जिसने नेतृत्व की योजना को सफलतापूर्वक लागू किया। एबल लीडरशिप, एफिशिएंट लीडरशिप एंड एफिशिएंट कमांडरशिप। Efficient commanders who enacted the plan of leader successfully. और लास्ट में तकनीकी श्रेष्ठता, सैनिक श्रेष्ठता, टेक्निकली English were superior. Militarily, English were superior. जहां मराठे व अन्य भारतीय शक्तियां पतनशील शक्ति के रूप में थे, वहीं अंग्रेज विश्व की एक प्रगतिशील और एक शक्तिशाली, हर क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सैनिक, तकनीकी, वैचारिक, हर क्षेत्र में वे भारतीयों से श्रेष्ठ थे। वस्तुतः जो भारतीय पराजय का जो कारण हमने आपको बतलाया था और अंग्रेजी विजय का जो कारण बतलाया था, उसको यहां पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि मराठे भी भारतीय हैं। ये अप्रोच समझ में आया। लेकिन शुरू वाले जो पॉइंट रहेंगे वो स्पेशली मराठों से जुड़े रहेंगे।
लास्ट वाले जो पॉइंट रहेंगे वो कॉमन आप हो सकता है। क्लियर है? तो मराठों की पराजय का कारण लिख देंगे स्पष्टतः। इसके पश्चात जो है एक चीज मैं आपको और बतलाता हूं। ये जो टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं उस टॉपिक का समापन इसी से हो जाएगा। ठीक है? यह है सिंध और पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजी नियंत्रण। तो उसको समझ लेना है आपको। सिंध और पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजी नियंत्रण के कारण क्या है? सिंध व पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजी नियंत्रण का कारण क्या है? दोनों 1840 के दशक में है। इन 1840s वस्तुतः 1818 तक सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो चुका था। 1818 में जैसे ही मराठों पर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हुई तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात, तो इसके साथ ही संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान को छोड़कर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना हो चुकी थी। अतः मराठा क्षेत्र के पश्चात या तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात सिंध, पंजाब व अफगानिस्तान ही एक ऐसे क्षेत्र थे जो कंपनी के साम्राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं हुए थे। इसलिए सिंध, पंजाब में अंग्रेजी शासन की स्थापना साम्राज्यवादी विस्तार का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बात तो समझिए, अर्थात सिंध और पंजाब में अंग्रेजी नियंत्रण अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार का परिणाम है। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात आप? हैं? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित हो गया। अब सिंध, पंजाब व अफगानिस्तान अंग्रेजी साम्राज्य विस्तार के नए लक्ष्य थे। After Third Anglo-Maratha War, English established their control over Marathas. Now Sindh, Punjab and Afghanistan became new targets of colonial expansion, imperial expansion.
1807 में नेपोलियन द्वारा ईरान के मार्ग से भारत आक्रमण की योजना बनाई गई है। In 1807 Napoleon made a plan to attack over India via Iran, और सिंध कहां है? और सिंध को सिंध के तुरंत पश्चात ही ईरान है। मतलब ये अरब सागर में लटका हुआ है ईरान। सिंध, और कहते हैं कि सिंध वाज डोर ऑफ इंडिया व्हेन यू इंटर्ड फ्रॉम वेस्ट एशिया। जब आप पश्चिम एशिया से भारत में आना चाहेंगे तो ईरान क्या है? ईरान वाज डोर ऑफ इंडिया। इन कंटेक्स्ट ऑफ ईरान, अगर आप वेस्ट एशिया से आना चाहते हैं तो सिंध के मार्ग से ही आएंगे ना। अब वाया ईरान अगर अटैक करेंगे, इसका मतलब है कि सिंध के माध्यम से भारत में प्रवेश करेंगे, और सिंध पर अभी अंग्रेजी नियंत्रण है नहीं। इसीलिए सिंध और पंजाब, मध्य एशिया से अगर आप आते हैं तो अफगानिस्तान के बाद पंजाब आपको आएंगे, और पंजाब से होते हुए आप भारत में प्रवेश करेंगे। तो पंजाब भी डोर है और सिंध भी डोर है। वेस्ट एशिया के संदर्भ में ईरान और सेंट्रल एशिया के संदर्भ में पंजाब जो है वह डोर है। तो सिंध और पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजी नियंत्रण का कारण क्या है? नेपोलियन के द्वारा आक्रमण का भय। सिंध पंजाब क्षेत्र में अंग्रेजी नियंत्रण नेपोलियन के भारत आक्रमण के भय से प्रारंभ हुआ। ड्यू टू नेपोलियनिक फियर, ड्यू टू नेपोलियनिक फियर of attack over India, British motivated to establish control on Sindh and Punjab. क्लियर है मेरी बात? One more thing. रूस द्वारा भारतीय साम्राज्य
के ऊपर आक्रमण का खतरा। There was also fear of Russian attack over Indian Empire of Company. There was also fear of Russian attack over Indian Empire of Company. और अफगानिस्तान के ठीक ऊपर जो मध्य एशिया है वह पहले रूसी साम्राज्य का भाग हुआ करता था, अर्थात अफगानिस्तान से रूस की सीमा मिल रही है, अर्थात नॉर्थ वेस्ट इंडिया होकर के कभी भी रूस भारत पर आक्रमण कर सकता है। इन पास्ट भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं वह सब नॉर्थ वेस्ट इंडिया से ही हुआ है, और अब भारत पर अंग्रेज नियंत्रण कर रहे हैं, तो अंग्रेज भी अकबर और अशोक की भांति भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और भारतीय साम्राज्य की वैज्ञानिक सीमा क्या है? हिंदू कुश पर्वतमाला पर नियंत्रण करना, अर्थात सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित करना। लिख लीजिएगा, अंग्रेज भी भारतीय साम्राज्य की बेहतर सुरक्षा के लिए, अंग्रेज भी भारतीय साम्राज्य की बेहतर सुरक्षा के लिए अंग्रेज भी भारतीय साम्राज्य की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत की वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने पर बल दे रहे थे, और इसी क्रम में सिंध व पंजाब पर उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। इंग्लिश also emphasized to get scientific boundary of India. Therefore, they established control over Sindh and Punjab. और इसके अलावे जो है नेक्स्ट पॉइंट में हम कॉमर्शियल बेनिफिट की बात को रख सकते हैं, अर्थात पश्चिम एशिया, मध्य एशिया में व्यापार के विकास के लिए भी सिंध और पंजाब पर नियंत्रण आवश्यक था। पश्चिम एशिया व मध्य एशिया में व्यापार के विकास की संभावनाओं के कारण सिंध व पंजाब पर नियंत्रण की अंग्रेजी नीति है। There was much possibilities of development of trade in West and Central Asia.
there was much opportunities of development of trade and commerce in Central and West Asia. Therefore, English adopted policy to conquer Sindh and Punjab. क्लियर है? विशेषकर सिंध का वाणिज्यिक व रणनीतिक महत्व था। Especially Sindh was commercially and strategically important. Strategically क्यों? क्योंकि वह अरेबियन सी में है। Especially Sindh was commercially and strategically important because Sindh was located in Arabian Sea, क्योंकि सिंध अरब सागर में विद्यमान था। Politically, after death of Maharaja Ranjit Singh, political instability of Punjab gave opportunity to British East India Company. महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब की राजनीतिक अस्थिरता अंग्रेजों के लिए एक अवसर प्रदान कर रहा था। Sindh was ruled by 4 यार्ड्स, जबकि सिंध 4 अमीरों या यारों द्वारा शासित था। क्लियर है मेरी बात? वन मोर थिंग, इंडस रिवर सिंधु नदी का रणनीतिक व वाणिज्यिक महत्व। Indus River was commercially and strategically important. यह जो पूरा क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, यह एक हिली रीजन है, पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन सिंधु नदी के माध्यम से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। मतलब इंडस रिवर कनेक्टिविटी दे रहा है।
क्योंकि हिली रीजन होने के कारण यह दुर्गम है, लेकिन सिंधु रिवर के कारण एक जगह से दूसरी जगह आना जाना आसान है। तो व्यापार का तो विकास है ही है, सिंधु रिवर के माध्यम से जो कॉमर्शियली जो कॉमर्स ट्रेड एंड कॉमर्स का जो डेवलपमेंट हो सकता है वो तो है ही है, साथ साथ स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस रीजन में कहीं भी जो ब्रिटिश नेवी है वो आने जाने में सक्षम है और इस क्षेत्र को नियंत्रित हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेवी। क्लियर है मेरी बात? हाँ? तो ये लास्ट पॉइंट हमने दिया कि सिंधु नदी का रणनीतिक और वाणिज्यिक महत्व है। देखिए, सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं और इन 5 सहायक नदियों के माध्यम से यह पूरा क्षेत्र जो है वह कनेक्टिविटी के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। आप आराम आराम से किसी भी क्षेत्र से आप इजीली कनेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से सिंध और पंजाब पर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना के ये कारण थे। ठीक है ना? आपको अलग से इसको टॉपिक को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ऐसे ही लास्ट में आप ध्यान में रखेंगे 2-3 बातों को। 1809 में सिंध और कंपनी के मध्य सतत मित्रता संधि हुई। ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप 1809 में। 1831 में सिंधु नदी के महत्व का उद्घाटन यात्री अलेक्जेंडर बर्न्स द्वारा किया गया। ट्रेवलर अलेक्जेंडर बर्न्स ओपनड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस रिवर। वो पहली बार जो है इंडस रिवर की यात्रा करता है और सिंधु नदी का महत्व जो है उसको सामने रखता है। 1838-39 में सिंध बिकेम सब्सिडियरी एलाइज ऑफ कंपनी। अठारह सौ 38-39 में सिंध कंपनी का सहायक, कंपनी और सिंध के शासकों के मध्य सहायक संधि हो जाती है और मात्र 4 वर्ष पश्चात 1843 में